स्टार्ट। नमस्ते, नमस्कार। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान, भारत के उद्यमिता के नए युग का प्रभुत्व की आपको स्वागत है। ये एक GSBS, CSD और माई ट्यूटोरियल का पहल है। ये हमारा एक 3 ऑर्गेनाइजेशंस ये प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा है एक सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट ये नैपुण्य विकास केंद्र है और ये नैपुण्य विकास संघ से स्पॉन्सर्ड करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप www.sda.org.in/CSD को देख सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है धर्मेण प्राप्तस्य वृद्धि, दैट इज प्रॉस्पेरिटी थ्रू राइटियसनेस। सो धर्म से ये वृद्धि प्राप्ति होती है, ये हमारा मानना है। और एक हमारा ये एक और ऑर्गेनाइजेशन है GSBS प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज गिविंग सिंपल बिजनेस सॉल्यूशंस। सरल व्यवसाय समाधान देते हुए। अधिक जानकारी के लिए आप www.gsbsonline.in देख सकते हैं। हमारा मानना है रीड, थिंक, राइट एंड कम्युनिकेट, दैट इज पढ़े, सोचे, लिखे और संवाद करें। और ये 5W1H के माध्यम से चलता है और ये है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु एंड हाउ। और हमारा तीसरा पार्टनर है माई ट्यूटोरियल्स। ये माई ट्यूटोरियल्स एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। ये ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ये हम कर रहे हैं। ये एक इंडियन डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है। एक PhD स्टूडेंट इन द टायर 2 टायर 1 सिटी से ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया एंड इस माध्यम से हम आपको संपर्क कर रहे हैं। और मेरा जानकारी सर, इज इट माय स्लाइड? Yeah, it's your slide. It's your slide. यस यस। ये एक मैं डॉक्टर रुद्रा, मैं CSD इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन हूँ। मैं डबल डॉक्टरेट कर चुका हूँ। मेरा एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट में PhD हुआ और मेरा पोस्ट PhD हुआ स्किल डेवलपमेंट में। मेरे 2 दशक का एक्सपीरियंस है। 1 दशक में इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में और एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ एंड एक दशक में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी काकीनाडा और हैदराबाद में, और आंध्र यूनिवर्सिटी और आदिकवि नन्ना यूनिवर्सिटी राजमहेंद्रवरम में मैं अलग अलग कैपेसिटीज में काम कर चुका हूँ। और मेरा एक आधा दशक एक हाइब्रिड एकेडमिया इंडस्ट्रीज में प्लेसमेंट्स और रिक्रूटमेंट में भी हूँ। ये मेरा परिचय है। और ये मेरा 1-2 संस्थाएं मेरे से शुरू होने का अवकाश मिला। वो है स्किल डेवलपमेंट एसोसिएशन और सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। मैं एक एग्जाम्पलरी मेंटर हूँ अटल इनोवेशन मिशन का, और ये एक नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत प्रभुत्व का एक संस्था का मैं एक एग्जाम्पलरी मेंटर हूँ। और ये एक इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ HRD भारत प्रभुत्व का एक है, मैं उसका प्रेसिडेंट कैपेसिटी में भी हूँ। और मैं प्रोफेसर एमरिटस एट मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मैं जाके पढ़ाता हूँ। और ये मेरा परिचय है। और मैं अभी मेरा गुरुजी श्री मधुसूदन झुंझुनवाला का परिचय देता हूँ। श्री मधुसूदन झुंझुनवाला जी एक GSBS प्राइवेट लिमिटेड का CEO है और ये एक प्रोफेशनल मैनेजर टर्न्ड एंटरप्रेन्योर है विद 3 दशक एक्सपीरियंस के साथ। और एंटरप्राइज वैल्यू क्रिएशन एंड प्रॉफिट थ्रू सस्टेनेबल एंड प्रिंसिपल और
सिंपल मीन्स हैव बीन इज क्रीडो, उसका मानना है। एंड ये है बीटेक ऑनर्स फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, और उन्होंने भी एमएस किया यूएस से, और ये वीडियोकॉन ग्रुप में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कैपेसिटी में भी थे और वाइस प्रेसिडेंट कैपेसिटी में भी थे, और जीएल प्रो में प्रेसिडेंट के पद में भी है। और उनका एक्सपीरियंस है अलग अलग इंडस्ट्रियों में, उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पेस्ट कंट्रोल इंडिया, एमएसपी स्टील एंड पावर, एस्टर इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल कन्वेयर्स, और अलग अलग विविध इंडस्ट्रीज में है। और उनका खुद का भी कोई एलईडी का एक इंडस्ट्रीज भी है, और वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में कंसल्टिंग भी करते हैं। और साहब विदेश में भी बहुत सारे कार्यक्रम किए और बहुत सारे कोचिंग्स भी करे। उनमें मशहूर है एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में उनका बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का एक वर्कशॉप अटेंड किया, और विश्वमाने गुरुजी के साथ। और एक सिक्स सिग्मा में सैमसंग मलेशिया में भी उनका ट्रेनिंग हुआ, और अडॉप्शन ऑफ इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजीज इन स्टील में रशिया में भी उनका ट्रेनिंग हुआ। उनका मानना है सिंपलिसिटी मीन्स अचीविंग मैक्सिमम इफेक्ट विद मिनिमम मीन्स, एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज एन आर्ट ऑफ अचीविंग मैक्सिमम सरप्लस यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेस। और अभी आप श्री मधुसूदन झुंझुनवाला का प्रेजेंटेशन सुनेंगे। ये प्रेजेंटेशन आप हिंदी और इंग्लिश में भी रहेगा, और जो भी आपको डाउट्स है आप ये पब्लिक चैट में आ सकते हैं, और जो भी डाउट्स है ये 40 मिनट्स का प्रेजेंटेशन रहेगा, एंड 40 मिनट्स के बाद एक 10 मिनट प्रश्नोत्तर रहेंगे, एंड हम क्लोज कर देंगे। ओवर टू यू सर, वेलकम टू द वेबिनार। नमस्कार और शुभ संध्या। आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत में उद्यमिता के एक नए युग का प्रादुर्भाव, GSBS CSD एंड माई ट्यूटोरियल पहल। जैसा कि ये टॉपिक है और इस अभियान का जो बैकग्राउंड है, आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसकी सोच, इसकी समझ, इसकी पहल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई। और जब हम इसके प्रारूप की ओर अगर देखेंगे तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि इस अभियान का सरलीकरण और सरल भाषा में संवाद पूरे हिंदुस्तान के एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे भी हमारा मानना है कि अंग्रेजी तो एक लिंक लैंग्वेज है जो लिंकेजेस पैदा करती है इंटरनेशनल बिजनेस में, लेकिन अगर हमें नेशनल बिजनेस को खड़ा करना है और आत्मनिर्भर भारत को खड़ा करना है तो हमें अपनी मातृभाषा को, हमको अपने वर्नाकुलर को हमें तवज्जो देनी होगी। जो हमारा रिसिपिएंट ऑडियंस है, अगर उसे शब्दों और विषय के साथ साथ भाषा के साथ भी अगर जंग करनी पड़ेगी तो शायद हमारे प्रयास निरर्थक होंगे। और इसीलिए हमारा प्रयास है कि हम लोगों तक उन भाषाओं में पहुंचे जो वह समझते हैं, जो जानते हैं, ताकि हमारा उनसे रिश्ता, नाता और संपर्क काफी सरल हो सके। आत्मनिर्भर भारत की जब बात आती है तो हमारे मन में कुछ सवाल खड़े होना, पैदा होना लाजमी है, स्वाभाविक है। इस देश में हमने बहुत से अभियान देखे हैं, बहुत से अभियानों के बारे में सुना है, और एक अभियान का इस देश में होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम 1947 के आजादी के बाद की अगर बात करें
तो 70 के दशक में श्रीमती गांधी ने गरीबी हटाओ, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री का स्वावलंबी भारत, जवाहरलाल नेहरू जी का, और उसी तरह से अगर हम देखें तो अगर उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और कई एक हर लीडर ने अपने अपने समय में इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी समझ से एक नया अभियान छेड़ा है। इन सभी अभियानों का उद्देश्य देश का विकास, देश को समृद्ध, देश को शक्तिशाली, संचालित बनाना रहा है। और उसी कड़ी में आत्मनिर्भर भारत एक नया अभियान कुछ दिनों पहले चालू हुआ, इसकी शुरुआत हुई। क्योंकि हमारे भूत में, बीते समय में जो अभियान इस देश में छेड़े गए, उनके बारे में लोगों के भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं, इसीलिए इस अभियान के विषय में भी उनके मन में कुछ सवाल पैदा हो सकते हैं। अमूमन क्या यह एक सपना है? आज हम ग्लोबलाइजेशन की जब बात करते हैं तो क्या आत्मनिर्भरता पॉसिबल है? क्या ये नारा है, और या कि हमारे लिए इंस्पिरेशन है, और या फिर नई बोतल में यह पुरानी शराब है? न्यू बॉटल ओल्ड वाइन। क्या इस अभियान में हमारे देश में सब परिवर्तन लाने की क्षमता है, या हमें पीछे धकेल देगी? आत्मनिर्भरता क्या पॉसिबल है? क्या यह कल्पना है मात्र? यह हमारी आवश्यकता है या हमारी मजबूरी है? क्या हम इसमें ऑटोनोमस हो सकेंगे? क्या हम सहयोग कर पाएंगे? हम लोकल हो सकेंगे या ग्लोबल हो सकेंगे? लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ और भी सवाल करने पड़ेंगे। क्या किसी भी सरकार, किसी भी देश या समाज में 140 करोड़ लोगों की आजीविका उपलब्ध करा सकती है, यदि उन लोगों में कार्यशैली और क्षमता का अभाव हो और समाज में एक सुसंचालित उद्यम व्यवस्था और एक सफल उद्यमिता का अभाव हो? क्या लोगों को आजीविका उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है सिर्फ? और अगर है तो सरकार कहां तक उसके लिए जा सकती है, कहां तक उसे करना चाहिए? इसके बावजूद कि लोगों में आवश्यक स्किल्स हैं, क्या एक सुसंचालित उद्यम व्यवस्था एवं सफल उद्यमिता के अभाव में इनको रोजगार देना संभव है? हो सकता है कि लोगों के पास स्किल हो, लेकिन अगर हमारे पास में अगर एक सही एंटरप्रेन्योरियल सिस्टम अगर नहीं है और हमारे पास में एक सफल इकोनॉमी नहीं है, तो क्या हम इन सबों को रोजगार दे पाएंगे? और क्या उद्यमिता का मतलब आत्मनिर्भरता नहीं है? यदि पकौड़े बेचने से सम्मानजनक आजीविका मिलती हो तो उसमें क्या हर्ज है? क्या आपको पता है कि विश्व की सफल कंपनियां उन लोगों ने स्थापित की जो पूरी शिक्षा ना प्राप्त कर सके, और वो सबके सब गैराज में या छोटी छोटी जगहों में, वर्कशॉप में शुरू हुई। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो समाज की समस्याओं का समाधान न दे सके और जिसमें ऐसे एमबीएज, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो अनएम्प्लॉयबल हो पैदा हो, उसका क्या लाभ? मेरे हिसाब से ये सारे सवाल हमें अपने आप से करने चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर इनका विश्लेषण न करके इस अभियान के पीछे जो योजना है उसको अगर साकार करने में सकारात्मक ढंग से अगर हम अपनी ऊर्जा उसमें अगर लगाएं तो सकारात्मक और बहुत ही व्यापक परिणाम आ सकते हैं, जो समाज की बहुत सी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। आप जो भी कहिए, मैं समझता हूं कि भारत में उद्यमिता के एक नए युग का प्रादुर्भाव होना जरूरी है, और मुझे लगता है आत्मनिर्भर
भारत अभियान उसी दिशा में एक कदम है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरता एक प्रक्रिया है अपनी क्षमता को पहचानने की और एक जज्बा है कुछ नया करने का। और चूंकि आत्मनिर्भर भारत की चर्चा एक वैश्विक महामारी कोविड-19 के समय पर हुई है, कोविड-19 मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की आवश्यकता को जरूर कोविड-19 और इस समय ने हैसन किया होगा, लेकिन सिर्फ इस वजह से हमें आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता महसूस हुई हो यह जरूरी नहीं है। कुछ विकट परिस्थितियां हमें कुछ नया करने का एक संदर्भ देती है, एक प्रसंग देती है, लेकिन वह कुछ नया उनकी वजह से नहीं होता है। और लेकिन वह ऐसे अवसर हमें जरूर सीख देते हैं, हमें मौके देते हैं। वो क्या मौके हैं, इनकी चर्चा मैं आने वाले आगे स्लाइड्स में करूंगा, लेकिन पहले थोड़ा प्रकाश में डालता हूं आत्मनिर्भर अभियान भारत, हमारे प्रधानमंत्री का क्या विजन है। उसमें उन्होंने इसमें 5 स्तंभ इंगित किए हैं और इन इंगित उनका कहना है, उनकी सोच है कि अगर इन 5 स्तंभों को अगर सुदृढ़ किया जाए, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड, तो हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और जब हम डिमांड कहते हैं तो डिमांड का मतलब हुआ डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक कंजम्पशन, जिसे हम जीडीपी बोलते हैं। लेकिन डिमांड क्या इंड्यूस डिमांड हो सकती है? क्या हम लोगों को बिठा करके अगर पैसे दें उनके हाथ में तो क्या वह डिमांड सस्टेन करेगी? नहीं। हमने देखा है, हमें सबक दिया है, 3 महीने हमारी अर्थव्यवस्था अगर रुक गई तो आज कितनी बड़ी परेशानी हमारे देश के सामने खड़ी हो गई है, इसका हम सब आकलन लगा रहे हैं। किसी का रुक जाना, इकोनॉमी का रुक जाना, वो तो हमने एक बार में कर दिया, लेकिन रुकी ही इकोनॉमी को फिर दोबारा चालू करना कितना दिक्कत का काम होता है, इस सब का अनुभव हमें हो रहा है। तो इकोनॉमी एक इंजन है जो हमेशा चलता रहना चाहिए, और चलते रहे इंजन के लिए सुदृढ़ सक्षम लोग चाहिए। क्योंकि जीडीपी है क्या? हम कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन से प्रोडक्शन होता है, और ये सबका मोनेटाइजेशन होता है, एक साइकिल चलती है और उससे सरप्लस पैदा होता है, और वह सरप्लस फिर आकर के हमारी अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट होता है। तो बेसिकली इकोनॉमी इज नथिंग, ये हमारे आपके परिश्रम का मोनेटाइजेशन है। हम परिश्रम तब कर पाएंगे जब हमारे पास अवसर होंगे, जब हमारे पास में व्यवस्था होगी, हमारे पास में स्किल होगी। आपने देखा कि हमारी कंट्री के लिए हमने ये महसूस किया, इस बात का साक्षात प्रमाण मिला कि हम 2 महीने भी लोगों को बिठा करके नहीं खिला सकते। तो जो मैंने पहले आपसे सवाल पूछा था, क्या यह संभव है कि 140 करोड़ लोगों की आबादी को बिना स्किल के सरकार उन्हें एक अच्छी आजीविका उपलब्ध करा सकती है? नहीं, यह संभव नहीं है। लोगों को काम करना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा। हाँ, सरकार का यह काम हो सकता है, उसके लिए एक व्यापक उपयुक्त माहौल पैदा, जिसमें सबके लिए बराबर अवसर हो, उसके लिए स्किल हो और सारी चीजें हैं। और मैं समझता हूं कि अब आगे जब आप मेरे इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक सुदृढ़ योजना, एक सुनियोजित योजना इसी दिशा में हमारे देश में काम कर रही है। तो डिमांड, इकोनॉमी, डिमांड से इकोनॉमी ड्राइव होती है, सिस्टम उसे फैसिलिटेट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से सारे कल कारखाने आते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, और बेसिकली जब लोगों के पास में एक आमदनी और स्किल होती है तो हमारी डेमोग्राफी बहुत वाइब्रेंट हो जाती है। और पहली बार मुझे लगता है कि हमारे देश के इतिहास में इतना बड़ा पैकेज, एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज जो करीबन 20 लाख करोड़ का है, जो करीबन हमारी जीडीपी का 10% है, यह एक पैकेज के रूप में दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैकेज एक डिफरेंस के साथ है। इस पैकेज में अत्यधिक फोकस है डेवलपमेंट पर, अत्यधिक फोकस है
एमएसएमईज पर, लेबरर्स पर, मिडिल क्लास पर, कॉटेज इंडस्ट्री पर, और जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन पर। इस पैकेज में इस बात का ख्याल रखा गया है कि हमारे यहाँ जो ऐतिहासिक भूलें हुई हैं कि पैसा लोगों तक नहीं पहुंच पाता था, बैंक इन लोगों को लोन नहीं देना चाहते थे, वह उन सबों पर भी ध्यान दिया गया है। लेकिन क्या सिर्फ पैसा मुहैया कराने से इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है, इकोनॉमी खड़ी हो जाती है? नहीं, डिमांड होनी चाहिए। तो डिमांड किस चीज की होगी? और इस कोविड के समय में हमने रियलाइज किया कि हमने एक सबक सीखा है कि हमारे जीवन में कुछ आवश्यक चीजें हैं, कुछ अनावश्यक चीजें हैं, और जो आवश्यक चीजें हैं उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए, और जो समाज, जो अर्थव्यवस्था उन आवश्यक वस्तुओं पर बिल्ड होती है वह सस्टेन होती है। और वह सारी आवश्यक वस्तुएं हमारे इन एमएसएमईज में मिडिल क्लास, लेबर, कॉटेज इंडस्ट्री के द्वारा बनाई जा सकती है। हमें अपने बॉटम ऑफ द पिरामिड को स्ट्रॉन्ग करना होगा। यही विजन था महात्मा गांधी का, यही विजन था नेहरू जी का, यही विजन था हमारे राम मनोहर लोहिया का। इंडिया शुड बी स्ट्रॉन्ग at the foundation, at the roots, where agriculture, cottage industry, MSMEs, and ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, विश्व में भी अगर आप देखेंगे तो MSME हर कंट्री की इकोनॉमी की एक बैकबोन है, उसका एक बहुत बड़ा ढांचा इस पर डिपेंड करता है। और इन सबों को करने के लिए हमें अपने देश में व्यापक सुधार लाने पड़ेंगे, बोल्ड रिफॉर्म्स अक्रॉस द कंट्री, तभी हमारा ये पुश टुवर्ड सेल्फ रिलायंस आगे बढ़ पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम लोकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम ग्लोबली पहुंच ही नहीं सकते। हमें लोकल ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा, हमें लोकल कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा, हमें लोकल ब्रांड और लोकल प्रोडक्शन के माध्यम से अपने लोकल कंजम्पशन को फीड करना पड़ेगा, और तभी जब वह होगा तो वह एक ग्लोबल ब्रांड बन पाएगा। मैं उनके उदाहरण सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में पेश करूंगा आपके सामने। तो इनफैक्ट द फैक्ट इज, आत्मनिर्भरता, इसके सपने सभी देखते हैं, लेकिन हासिल, वहां तक पहुंच बहुत कम लोग पाते हैं, और जो पहुंच पाते हैं वह विकसित राज्य हो जाते हैं, राष्ट्र हो जाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं वह अविकसित और विकासशील देशों की श्रेणी में ही रह जाते हैं। जैसा मैंने आपने बताया, आत्मनिर्भर भारत यह एक हमारी ऑब्जेक्टिव है जो ड्राइव होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, डिमांड, और ये एक दूसरे को इन्फोर्स करते हैं। फिर आप यहां देखेंगे तो यह आत्मनिर्भर भारत, इसके जो डिफरेंट वो 5 पहले पिलर थे, और इसके ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो इस आत्मनिर्भर भारत को खड़ा करेंगे, जो उन 5 स्तंभों पर काम करते हुए, उस पर रहते हुए जो लोग, जो समूह इस आत्मनिर्भर भारत को खड़ा करेगा, वह कॉटेज इंडस्ट्रीज, बाकी बड़ी इंडस्ट्रीज, मिडिल क्लास, बोल्ड रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें वहां आएंगी। लेकिन सवाल ऐसा है कि हम आत्मनिर्भर भारत खड़ा करेंगे कैसे? क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हमें क्या काम करना पड़ेगा? बेसिकली आत्मनिर्भर भारत का मतलब हुआ आत्मनिर्भर इकोनॉमी, आत्मनिर्भर समाज, आत्मनिर्भर नागरिक। और नागरिक का विकास, उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट एजुकेशन से होता है। तो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो उसमें वैसी स्किल्स और कैपेबिलिटी पैदा कर सके जिससे कि वह नागरिक समस्याओं का समाधान ढूंढ सके, समाधान निकाल सके, वह शिक्षा व्यवस्था सार्थक है, वह प्रोडक्टिव है, और हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। तो हमारा आदमी, हमारा नागरिक आत्मनिर्भर होगा। टेक्नोलॉजी जब आएगी तो समाज सुदृढ़ होगा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह आत्मनिर्भर होगा, इसके पास रिसोर्सेज होंगे। हर बार समाज को कहीं और हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज को वह समाज ऑप्टिमाइज कर पाएगा। टेक्नोलॉजी अगर होगी तो वह प्रोडक्टिवली काम कर सकेगा। तो टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन चाहिए,
और हमारे देश में हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ है। इसकी डिग्री वैरी कर सकती है, हो सकता है कुछ राष्ट्रों ने, कुछ राज्यों ने, कुछ समाज ने इसमें ज्यादा सफलता हासिल की हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन से हर कोई बचा नहीं। और अब देखा गया है कि पिछले कुछ दशकों में टेक्नोलॉजी की ग्रोथ और रीच और उसका एक्सपेंशन बहुत ही तेजी से पूरे विश्व में हो रहा है। उसी तरह आत्मनिर्भर इकोनॉमी तब बनेगी जब हमारे देश में एंटरप्रेन्योरियल रेवोल्यूशन होगा। मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योरियल रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दो चीजें हैं। इंडस्ट्री उद्योग, लेकिन उद्यमिता एक विचारधारा है, एक जज्बा है, एक सांस्कृतिक बदलाव है, और उस एंटरप्रेन्योरियल रेवोल्यूशन की हमें आवश्यकता है। तो यदि हमें अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें एक आत्मनिर्भर समाज खड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक आत्मनिर्भर नागरिक बनाना पड़ेगा, और यह दोनों मिलकर के ही एक आत्मनिर्भर इकोनॉमी बना पाएंगे। और इसके लिए हमें टेक्निकल और टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, एजुकेशन टू सॉल्यूशन और एंटरप्रेन्योरियल रेवोल्यूशन की आवश्यकता है। शिक्षा से समाधान, एक समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक अप्रोच, एजुकेशन टू सॉल्यूशन। हम देखते हैं हम किस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर सबसे पहले हर समाज में आवश्यकता है लाइफ विथ डिग्निटी फॉर ऑल, जीवन की जो बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और लाइफ विथ डिग्निटी भीख से नहीं होती है। डिग्निफाइड लाइफ वह होती है जब मनुष्य अपने संबल से, अपने कर्मयोग से, योगा कर्मशु कौशलम से अपनी आजीविका को प्राप्त करता है। यही हमें वेदों ने सिखाया है, यही हमें उपनिषद ने सिखाया है, और यही हमारी संस्कृति का मूलभूत आधार है। और यह हमारे देश में शिक्षा के माध्यम से इस विचारधारा को बहुत ही प्रोत्साहित किया गया है। और इस शिक्षा के जो ड्राइवर्स रहे हैं इस सिस्टम के, टीचर, स्टूडेंट, प्रोफेशनल, बेनिफिशियरीज रहे हैं या ड्राइवर रहे हैं, और इन सबों को एक सूत्र में शिक्षा ने जोड़ा है। और जब यही शिक्षा इन लोगों को, इन फैक्टर्स को एक साथ लेकर के आती है और इनको साथ लाने के बाद समाज के सॉल्यूशन, लाइफ विद डिग्निटी फॉर ऑल को पैदा कर पाती है, तो मैं ये कहूंगा कि हमारा एजुकेशन इज केपेबल ऑफ गिविंग ए सॉल्यूशन। ये हमारा होलिस्टिक अप्रोच है। तो एजुकेशन ऐसा होना चाहिए सोसाइटी में जो हम सब में प्रॉब्लम्स को फेस करने की और सॉल्व करने की कैपेसिटी क्रिएट कर सके। तो जैसा मैंने आपको बताया कि तीन चीजें थी, मैंने बात की एजुकेशन टू सॉल्यूशन, और उसके बाद अब मैं बात करूंगा आत्मनिर्भर भारत अभियान में हमारे पास टेक्नोलॉजी के भी चैलेंजेस हैं। वो क्या है? टेक्नोलॉजी समाज के विभिन्न पहलुओं पर इसका प्रभाव पड़ता है। टेक्नोलॉजी से कुछ भी अछूता नहीं, न इकोनॉमी है, न बिजनेस है, न नेशनल एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स है, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ मोर डोमिनेंट फैक्टर देन पॉलिटिक्स। अगर आप देखें तो पिछले 3 दशकों के पहले इस वर्ल्ड में पॉलिटिक्स यूज्ड टू डिसाइड द इकोनॉमी, नाउ टेक्नोलॉजी डिसाइड्स एवरीथिंग। और पिछले 3 दशकों में जिस हिसाब से, जब से बर्लिन वॉल गिरी और बर्लिन वॉल के गिरने के बाद इंटरनेट, कंप्यूटराइजेशन, पर्सनल कंप्यूटिंग, मोबाइल टेलीफोनी का प्रादुर्भाव हुआ है, उसने पूरी दुनिया को आपकी मुट्ठी में ला करके रख दिया। तो टेक्नोलॉजी हैज बिकम एन omnipotent, omniscient, omnipresent force in this globe. You cannot vision. हर चीज, सरकारें भी हैं तो टेक्नोलॉजी से ही एफिशिएंटली चलती है, समाज भी है तो टेक्नोलॉजी से ही एफिशिएंटली चलती है। और इसीलिए हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इस आत्मनिर्भर अभियान के लिए एक सबसे पहली आवश्यकता होगी। हम जरा देखें कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन यह क्या है। यह चाकी है, मैकेनिकल पावर, मैनुअल पावर। यह क्या है? टरबाइन।
हाइडल पावर, ऊर्जा का प्रारूप, पशु ऊर्जा, मनुष्य ऊर्जा, हाइडल ऊर्जा, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। तो यू सी अलग अलग समय में फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज बीन चेंजिंग। और ये क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर, ऑटोमेशन। तो अगर हम इन सबों को देखें तो यह स्लाइड हमें दिखाती है कि औद्योगिक क्रांति और इसके विभिन्न चरण क्या रहे हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एंड ऑफ 18वीं सदी का अंत, मैकेनिकल प्रोडक्शन, मशीन्स पावर बाय वाटर एंड स्टीम, रेल रोड, बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ द 70s, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, ऑटोनोमस प्रोडक्शन, और आज जिसको कि हम इंडस्ट्री 4.0 बोलते हैं, इसने सब चीज को आत्मसात किया है। इसने सब चीज को इंटीग्रेट करके साइबर फिजिकल सिस्टम्स, मोबाइल एंड कम्युनिकेशन के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया। और आज ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके बिना हमें एक बहुत ही, जिसको कि हम कहते हैं कि सीक्वेंशियल डेवलपमेंट करना पड़ता अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, हम स्किप नहीं कर सकते थे। लेकिन आज इंडस्ट्री 4.0 में ये पोटेंशियल है, पॉसिबल है कि अगर इन सब स्टेजेस से अगर हम पूरा नहीं भी गुजरे हैं तो उनको हम जंप कर सकते हैं। आज हमारी एग्रीकल्चर बहुत प्रिमिटिव है, लेकिन इंडस्ट्री 4.0 में हम स्ट्रेट अवे उसको इंडस्ट्री 4.0 के लेवल तक ले जा सकते हैं। सारी इंडस्ट्री कैन बी रीडिफाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस इंडस्ट्री 4.0, व्हिच इज वी आर कॉलिंग फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और यह है पिछले जितने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए थे उनके एसेंस को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना, एक सॉल्यूशन के रूप में, विद द हेल्प ऑफ साइबर फिजिकल सिस्टम, जहां ऑटोमेशन भी होगा, कम्युनिकेशन भी होगा, डेटा भी होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगा। और आज अच्छी बात यह है कि हमारे देश में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है और हमको इस चीज को अडॉप्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर कोविड के समय में और आज जो मैं आप लोगों के साथ यह वेबिनार कर पा रहा हूं, यह उसका उदाहरण है कि टेक्नोलॉजी ने हमारे आपके बीच में संवाद कितना सरल कर दिया है। इसके बावजूद कि हमारे देश में आज भी मैनुअली ड्रिवन रिक्शाज हैं, ड्रोन रिक्शाज हैं, तो उसके बाद भी हम इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमारा देश एक सिंगल यूनिफाइड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर कब और कितनी जल्दी आएगा। हमारे देश में भिन्न भिन्न राज्यों में, शहरों और गांवों में जो टेक्नोलॉजी का गैप है, वह कितनी जल्दी हम उसे गैप को फिल करते हैं। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू डिसाइड कि हम कितनी जल्दी आत्मनिर्भर बन पाएंगे। और आत्मनिर्भर अभियान की सफलता इसी पर डिपेंड करेगी। इसको करने के लिए हमें व्यापक सुधार करने पड़ेंगे, स्किल डेवलप करने पड़ेंगे, रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें स्किल चाहिए और हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी। सोच बदली है, अगर वह सोच न बदली होती तो हमारे समक्ष जो इतनी बड़ी चुनौती अभी आई पैंडेमिक कोविड-19 के कारण और जिसका हमने सामना किया, वह एक बहुत ही लाजवाब और प्रशंसात्मक कदम था। तो अब मैं आता हूं एंटरप्रेन्योरियल रेवोल्यूशन की तरफ। आत्मनिर्भर भारत अभियान, मेरा यह मानना है कि भारत में उद्यमिता क्रांति की दिशा में यह पहला कदम है। अगर आप सच पूछें तो हमारे देश में उद्यमिता की क्रांति शायद नहीं हुई। मैं माफी चाहूंगा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मेरे तर्क हो सकते हैं, आप अग्री करेंगे, लेकिन जिस स्केल पर एंटरप्रेन्योरियल रेवोल्यूशन, चाहे वो जापान में हुए हो, चाहे कोरिया में हुए हो, चाहे वो चाइना में हुए हो, चाहे अमेरिका में हुए हो, अगर उनको देखते हैं, अगर आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और आप उनसे बेंचमार्क करके देखिए कि जिस तरह से उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को अपनी कंट्रीज में प्रमोट किया, क्या हम अपने देश में किया? हमारा बहुत अच्छा खासा समय एक लाइसेंस राज में निकल गया, जहां कभी भी उन लोगों को जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे एक ब्रेक नहीं मिल पाया, उन्हें अवसर नहीं मिल पाया, बिकॉज वह सही जगह पर सही लोगों को सही समय पर नहीं जानते।
और ये कहानी बहुत दिन तक चलती रही। और उसके बाद 80 के दशक में जब ग्लोबल आउटसोर्सिंग शुरू हुई तो चाइना ने उस कैपेसिटी को, उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना शुरू किया। और हमने फिर एक भूल की कि हमने, जहां हम मैन्युफैक्चरिंग में धीरे धीरे सुदृढ़ हो रहे थे, हमने चाइना के सप्लाई लाइंस पर अपनी इकोनॉमी को डिपेंडेंट, आश्रित करना शुरू कर दिया। कॉस्ट रीजन थे, तो हमने अपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया, रादर वी चोज टू बिकम डिपेंडेंट एंड रिलायंट ऑन चाइनीज ग्लोबल सप्लाई चेन। एक बार फिर, जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, आत्मनिर्भर भारत के 5 पहलू, 5 स्तंभ, भिन्न भिन्न उसके घटक, 20 लाख करोड़, पुश टुवर्ड सेल्फ रिलायंस, रिफॉर्म्स, ब्रांड। सेम थिंग, जस्ट मैं आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए बार बार इन स्लाइड्स को लेकर के आ रहा हूं, चूंकि आपके दिमाग में वो बिंदु रहे। तो हम यहां देखेंगे, मैं ये मानता हूं कि आत्मनिर्भर अभियान में हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को, हमारे एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने की क्षमता है। और साथ ही साथ सिस्टम अकाउंटेबल भी हो रहा है और इसमें अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल हो रही है। यह एक अभियान है जो पिछले, और मैं बताता हूं कैसे हो रहा है। अगर आज एक मैं उदाहरण के तौर पर आपसे कहूं, आप देखिए कि अगर हमारा फेडरल स्ट्रक्चर स्ट्रांग न हुआ होता तो हमारे देश में जितने राज्य हैं, उन राज्यों ने इस वैश्विक आपदा का जिस कोऑर्डिनेशन के साथ में, जिस कैपेबिलिटी के साथ में, फेलियर रही होंगी। लेकिन फिर भी जो विश्व सोचता था कि अगर हिंदुस्तान में कोविड अगर फैलेगा तो इसके बहुत ही भयानक परिणाम होंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। परिणाम है, अभी भी हमारे यहाँ नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें इस बात का संतोष करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ बहुत ही लोगों के पार्टिसिपेशन की वजह से, गवर्नमेंट के प्रोएक्टिवनेस की वजह से, और कुछ चीजें जैसे की गई, जैसे जनधन अकाउंट थे, आधार था एक, और उसके अलावा भी बहुत सी चीजें थी, वन नेशन वन कार्ड, ये सारी चीजें जो है, जिसकी वजह से, जिसके अभाव में पहले हम लोगों तक उचित चीजें मुहैया नहीं करा पाते थे। फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान भारत, इन सब चीजों ने हमारे लोगों को और उन तक पहुंचने वाली मदद को सामान्य ढंग से साधारण किया है और उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है। और ये तभी संभव हो सका जब हमारा सिस्टम अकाउंटेबल हुआ। यही सिस्टम वो है जो बहुत ही करप्ट रहा था, जो बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक था, लेकिन उसी सिस्टम को यूज करते हुए हमने इसको मैनेज किया है। और आपको पता होना चाहिए कि आज जब ये कोविड यहाँ शुरू हुआ तो हमारे देश में पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, एक भी नहीं थे। 300 मैन्युफैक्चरर हैं आज उसकी पूरी कंट्री में 3, और 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन गई। और ये सारे के सारे आपके स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में है, कॉटेज इंडस्ट्रीज में। अगर आप देखें हमारे CSIR और DRDO ने, अगर उनको देखो, उन्होंने पीपीई के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया है। उन्होंने वेंटिलेटर्स जो लाखों रुपए की कीमत पर आते हैं, इतना इनोवेशन किया कि एक वेंटिलेटर से हम 12 आदमी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जिस वेंटिलेटर की कॉस्ट लाखों रुपए में रहती थी, वो हजारों रुपए में चली आई। और उसके अलावा एज ए रिजल्ट, और आप देखिए हमारी लीडरशिप इनोवेशन, जो हमारे बहुत से गलत फहमियां थी, जो गलत सोच थी कि हमें इसी तरह के मास्क यूज करने पड़ेंगे, लोगों ने अपने अपने इनोवेशन की वजह से इस पूरी त्रासदी को बहुत ही भागीदारी के साथ, बहुत ही जिम्मेवारी के साथ, और यह हमारी क्षमता का द्योतक है। और यह क्षमता हमें इस बात का विश्वास देती है कि हाँ, हम इस अभियान को सफल कर सकते हैं और हम एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं। हम एक आत्मनिर्भर नागरिक बन सकते हैं, हम एक आत्मनिर्भर समाज बना सकते हैं, और हम आवश्यक हर टेक्नोलॉजी को अपने जीवन में ला सकते हैं। हम एक एंटरप्रेन्योरियल रेवोल्यूशन इस कंट्री में क्रिएट कर सकते हैं। और यही मैं कहता हूं कि यह अपनी डेमोक्रेसी को, फेडरल स्ट्रक्चर को, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को और अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल को स्ट्रेंथन करता है। मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा सूक्ष्म, लघु और मध्यम एंटरप्राइजेस पर।
मेरा मानना यह है कि एमएसएमई का एक समाज और देश की अर्थव्यवस्था में वही स्थान होता है जो एक मानव शरीर में सेल्स का होता है, बायोलॉजिकल सेल्स का होता है। और अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के अलावा जो कुछ भी है वह है जो मनुष्य के शरीर में सेल के अलावा जो कुछ भी है, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे ब्लड हो, चाहे आपका जो भी हो सिस्टम हो, आप सेल को मनुष्य के शरीर में और एमएसएमई को आप इकोनॉमी में करें और बाकी सबको आप छोड़ दें। जिस शरीर में सेल स्ट्रांग होंगे वो शरीर मजबूत होगा, जिस इकोनॉमी में एमएसएमई मजबूत होगी वो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। और इसका उदाहरण है आपके सामने, यह देखिए सूक्ष्म लघु और मध्यम एंटरप्राइजेज की वैश्विक तस्वीर मैं आपके सामने दे रहा हूं। अगर आप देखें तो दुनिया में 97% यूनिट्स जो हैं, 70% जॉब, 32% जीडीपी का आउटपुट, यह आपके एमएसएमई सेक्टर से आता है। और इसमें कौन सी कंट्रियां हैं? यूएसए, इंडिया, जापान, मतलब कि सारी की सारी डेवलप्ड कंट्रीज, उन्होंने अपने फाउंडेशन को मजबूत किया है। उनके लार्ज मल्टीनेशनल सारे के सारे ये ड्रिवन है एमएसएमई से। यहीं से सारे इनोवेशन पैदा होते हैं। कल के मल्टीनेशनल यहीं से निकल करके आए और आएंगे। अगर आप देखेंगे तो सारे इनोवेशन से ही से आते हैं, चाहे वो स्विस की वॉच इंडस्ट्री हो, उन्होंने क्राफ्टमैनशिप से उसको ले जाकर के टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली है क्या? एमएसएमई एक इंडिविजुअल इनिशिएटिव है, इंडिविजुअल क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन है। और इसीलिए एमएसएमई जितना स्ट्रांग होगा उस सोसाइटी में क्रिएटिविटी, इनोवेशन उतनी ही स्ट्रांग होगी, उतनी ही व्यापक होगी। और जहां इनोवेशन जितना होगा इकोनॉमी उतनी ही वाइब्रेंट होगी। यही वो सेक्टर हैं जो अधिक से अधिक जॉब क्रिएट कर सकते हैं। अगर 140 करोड़ लोगों को आजीविका देनी है आत्मसम्मान के साथ, तो एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, क्योंकि लार्ज एंटरप्राइजेस की अपनी प्रॉब्लम्स है, अपनी समस्याएं हैं। और वह लार्ज एंटरप्राइजेस भी अपनी सप्लाई लाइंस एंड सप्लाई चेन के लिए एमएसएमई पर ही डिपेंड करते हैं। जब हम आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात कर रहे हैं तो हमें आज 2 बिंदुओं पर चर्चा करनी होगी। हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से, इसके वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन में उथल पुथल हुई है, लोगों को, देश के, वर्ल्ड के कंट्रीज को अपनी भूल का एहसास हुआ है और उन्हें यह समझ में आया कि सब वर्ल्ड में सिर्फ एक सप्लाई चेन पर डिपेंड करना मे नॉट बी अ वेरी वाइज आइडिया। ऑफ लेट सही और गलत कारणों की वजह से चाइना बहुत ही चर्चा का विषय रहा है और साथ ही साथ इंडिया भी। इंडिया के विषय में लोगों के बहुत संशय थे, लेकिन इस कोविड में न सिर्फ अपने देश में कोविड-19 का मैनेजमेंट और उसके साथ साथ अम्फन, निसर्गा, गैस लीक, माइग्रेंट लेबर क्राइसिस, इन सारे कॉम्पोजिट प्रॉब्लम को अपने हिस्टोरिकल बैगेज के बावजूद जिस ढंग से मैनेज किया और बाहर के देशों के साथ उनकी मदद करने के लिए जिस देश ने, जिस समाज ने, जिन लोगों ने एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल परिचय दिया, उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा, हमारी साख बढ़ी है एंड हम अपने लिए एक स्थान बना पाए। तो हमारे लिए पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर में अपॉर्चुनिटीज का होना स्वाभाविक है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स रीड्रॉ हो रही है, लेकिन क्या हम इसको बाय डिफॉल्ट अपने यहां ले आएंगे? नहीं, इस बार शायद ये ना हो। ऐसे भी मुझे नहीं लगता कि पीपल विल मेक अ मिस्टेक कि सारी की सारी मेड इन चाइना और ग्लोबल सप्लाई चेन चाइना से इंडिया चली आएगी। बात तो फिर वही हो जाएगी। कल चाइना डोमिनेट कर रहा था, परसों इंडिया करेगा। तो मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात यह है कि चूंकि अब हम इंडस्ट्री 4.0 के जमाने में आ गए हैं और इसकी वजह से बहुत सी इंडस्ट्री का कॉस्ट स्ट्रक्चर इतना कम हो जाएगा
कि मे बी एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग वंस अगेन विल गो बैक टू यूरोप एंड अदर प्लेसेस। नाउ अगेन ये एक संभावना है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, बहुत से फैक्टर्स हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना एक्चुअली बिकेम अ ब्रांड, मेक इन इंडिया has got all the chances and potential to become an equivalent and a better brand. Because जो है हमारे देश की जो क्रेडिबिलिटी है, हमने कभी भी कोई अपॉर्चुनिस्टिक अभी तक तो नहीं किया है। हमने अपने राइवल हॉस्टाइल कंट्रीज के साथ भी एक अप्रोच ऑफ कंपैशन रखा है। हमारा एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव अप्रोच रहा है जो सब मानते हैं, और ये हमारी धरोहर है, हमारी डेमोक्रेसी हमारी धरोहर है, हमारी लीडरशिप हमारी धरोहर है। और लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चाइना जो भी है, हमको उससे सबक लेना चाहिए। सबक क्या है? 1970 के दशक में, 1978 में जब वहां लिबरलाइजेशन चालू हुआ, तो वह भी हमारी तरह एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थे। उनका भी करीबन 40 से 50 साल का, 40 साल का, 30 साल का एक कम्युनिस्ट पास्ट था। एंटरप्रेन्योर नाम की चीज, एंटरप्रेन्योरशिप नाम की कोई चीज नहीं थी, और सारे के सारे लोग वहां पर स्टेट पर डिपेंड करते थे। 4 दशकों के बाद उन्होंने पूरे वर्ल्ड को अपने ऊपर सप्लाई के लिए डिपेंड किया। सारी मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट से और हर जगह से उठकर वहां चली गई। और उसका एक मैं छोटा सा उदाहरण आपसे देता हूं तुलनात्मक रूप में। चाइना ने 2005 से लेकर के 2020 के बीच में 15 सालों में अपने यहां 23 या 25 हजार किलोमीटर का बुलेट ट्रेन नेटवर्क खड़ा किया है। इस नेटवर्क का 85% ट्रैक एलिवेटेड ब्रिजेस पर है। 0% एक्सीडेंट रेट है और एवरेज स्पीड 325 किलोमीटर। तो चाइना has overcome all the odds. People जिनके पास में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं थी, जहां डेमोक्रेसी नहीं थी, हमें सोचना चाहिए कम से कम कि उन्होंने क्या ऐसा किया। निश्चित रूप से एक लीडरशिप रही होगी, एक विजन रहा होगा, और समाज में डिसिप्लिन रहा होगा। उस डिसिप्लिन के बिना एक आत्मनिर्भर सिटीजन बन ही नहीं सकता है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि वहां की सरकार ने वहां पे एक एंटरप्रेन्योरियल सिस्टम डिफरेंट बिल्कुल खड़ा किया होगा, क्योंकि वहां पर भी ब्यूरोक्रेटिक एंड करप्ट पास्ट रहा है। क्योंकि अगर हम देखें इस दरमियान, तो 1947 से मैं अगर वही तुलना करूं, 1947 से लेकर आज हमारे पास में करीबन 70 साल का समय हो गया है। 47 में हमारे पास में रेलवे नेटवर्क करीबन 64,000 किलोमीटर का था, और आज वो करीबन 80 या 85 है, 90 मान लीजिए। तो हमने कितना ऐड किया? 26,000 ऑफ नॉर्मल रेलवे नेटवर्क इन द सेम टाइम एज व्हाट चाइना, नो इनफैक्ट ट्वाइस द टाइम। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी की आलोचना न करके अगर उनकी, और आज मैंने अपने पिछले प्रेजेंटेशन में एक बात कही थी, एक लाइन थी एक पिक्चर से, इफ यू प्ले टू विन यू लूज, इफ यू प्ले टू लर्न यू विन। अगर हम सीखने वाला एटीट्यूड अगर रखेंगे तो शायद हम विश्व की कई देशों से सीख सकते हैं, उनसे लेशन प्राप्त कर सकते हैं, और अपने आप को हम आत्मनिर्भर बनाने में कामयाब हो सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे देश में आत्मनिर्भर अभियान तो एक कदम है, लेकिन इसके पहले इसकी फाउंडेशन रखी जा चुकी है। इस देश में एक सकारात्मक माहौल का निर्माण शुरू हो चुका है। और अगर आप देखें तो मेक इन इंडिया, गिव इट अप, जहां लोगों ने सब्सिडी को गिव अप किया, इनोवेशन पर जहां से फोकस आया, जीएसटी के जो रिफॉर्म आए, मुद्रा बैंक के माध्यम से लोगों को पैसे दिए गए, डिमोनेटाइजेशन के हिसाब से कोशिश की गई करप्शन को कंट्रोल किया जाए, ईज ऑफ डूइंग पर लाया गया, क्रुसेड अगेंस्ट करप्शन चलाया गया, लॉज को सिंप्लीफाई किया गया, सीजीटीएमएससी स्कीम लाई गई, और भी कई एक है, यहाँ तो मैंने सामने स्किल पर दिया। तो अगर आप देखेंगे कि जितने पहलू हैं, जो 5 स्तंभ हैं, उन 5 स्तंभ जो हमारे प्रधानमंत्री ने आइडेंटिफाई किए हैं, और उसके अलावा जो स्टेक होल्डर हैं, उनको कैसे मदद किया जाए,
उसके लिए एक्चुअली हर जगह एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। स्किल इंडिया से लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, उसके पास स्किल आएगी। स्टैंड अप इंडिया से विमेन पावर, विमेन वर्कफोर्स को दिया जाएगा। उसी तरह इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड से जो लोगों के पास एनपीएस हो गए तो उसको रिकवर किया जाएगा, बैंकों को सुदृढ़ किया जाएगा। डिजिटल इंडिया, उससे टेक्नोलॉजी का विकास होगा। तो अगर आप देखेंगे तो सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के पहले एक सकारात्मक माहौल तैयार करने का प्रयास किया है। तो यह कहना कि आत्मनिर्भर भारत पेंडेमिक की वजह से हुआ है, यह शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी और अपने आप को अंडरस्टिमेट करना। हाँ, आत्मनिर्भर भारत एक मौका आ गया कि ऐसे समय में इट कैन बिकम अ बून इन डिस्गाइज। और अगर देखें तो उसके साथ देखिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आएंगी। तो उसी तरह आप देखिए, हम देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, हमने क्वालिटी एजुकेशन, डिफेंस का इंडिजनाइजेशन, हमारे जो सारे डिफेंस के इंपोर्ट्स, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो आर्मी कैंटीन्स को कहा गया है, उन्होंने करीबन 1200 या 1000 प्रोडक्ट को अपने लिस्ट से ड्रॉप कर दिया जो इंपोर्ट होते थे। मैं जानता हूं एक डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है और यहां से भारत निर्यात करेगा उन सारे उपकरणों का, हथियारों का, जिनका वह इंपोर्टर रहा है। आज हम अपने सप्लायर से बात कर रहे हैं कि वो जो कंपोनेंट्स हम उनसे इंपोर्ट करते थे उनका निर्माण भारत में हो। और ये सारे के सारे करीबन 2000 हमारे पास में 4000 कंपोनेंट्स की लिस्ट हुई है जो हमारे बैटल टैंक्स, आर्टिलरी वगैरह में यूज होते हैं। उनका इस्तेमाल, उनका प्रोडक्शन इंडिया में होना चाहिए। और एक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है यूपी में, और जब वो बनेगा तो आपके जितने इंजीनियरिंग है, सीएनसी लेथ्स है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, डिजाइन है, इन सबों को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और ये सारे के सारे जहां कंपोनेंट इंडस्ट्री होती है एमएसएमई में होती है। असेंबली जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसका सारा आधार ही कंपोनेंट इंडस्ट्री है जो कि एमएसएमई होते हैं। तो जितना इंडिजिनाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, दे आर ऑल ड्रिवन बाय स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग फॉर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई व्हीकल्स, नई ऊर्जा, स्किल इंडिया, वाटर कंजर्वेशन। तो अगर देखेंगे तो सारे हमारे जो कार्यक्रम हैं ये हमारे देश में सकारात्मक माहौल तैयार करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए। और जब ये होंगे तो स्वाभाविक है कि इनके लिए, इनके साथ साथ उद्योग भी बनेंगे। और ये जितने हैं, हम देखा जाए तो इसमें कोई भी लग्जरी आइटम, लग्जरी प्रोड्यूस करने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। स्मार्ट सिटीज बनना जरूरी है क्योंकि हमारी आज अर्बन जितनी सिटीज हैं काफी ओवरलोडेड है, दे आर क्विक, उनके पास में सैनिटेशन नहीं है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ हाउसिंग नहीं मिल रही है। आज आपने देखा कि इन कारणों की वजह से हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर पा रहे। आज कोविड के लिए हमारे लिए सोशल डिस्टेंसिंग इज द ओनली थिंग दैट वी कैन हैव अ वेपन अगेंस्ट इट, बट वी आर नॉट एबल टू डू इट। सो द थिंग इज कि हम सबको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए काम करना पड़ेगा। और यह काम बहुत बड़ा है, रातों रात नहीं हो सकता। इसमें 140 करोड़ लोगों को कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा और इसमें कुछ लोगों को आगे एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप लेनी पड़ेगी। एंटरप्रेन्योरशिप का इशू एक सोशल साइकोलॉजिकल इशू है। मैं यहां आपके सामने आपसे शेयर करना चाहूंगा कि 19 के बाद, कोविड-19 के बाद, 19 के बाद एक अर्थव्यवस्था की क्या तस्वीर होगी। और जैसा कि लगता है कि एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल क्लासिफिकेशन होगा इंडस्ट्री का। कुछ इंडस्ट्रीज इमर्ज हुई हैं, हेल्थ एंड हाइजीन, मेडिकल सप्लाईज, फूड प्रोसेसिंग। ये फूड सप्लाई चेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फूड प्रोसेसिंग करके आप फूड को स्टॉक कर सकते हैं, आप कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं। स्टोरेज हमारे पास भी ये सारी, हमारे पास फार्म से निकलने के बाद ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज की उचित व्यवस्थाएं नहीं है, जिसकी वजह से क्रॉप बर्बाद होती है, फार्मर्स को पैसा नहीं मिल पाता है। और जब तक हमारे देश में फार्मर समृद्ध नहीं होगा, हमारा देश विकास नहीं कर सकता है। हम हर साल यही कहते हैं मॉनसून अगर अच्छा आएगा तो इकोनॉमी रिवाइव होगी। जब हम सोचते हैं कि हमारा फार्मर इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ऐसा होता है कि एक बार फार्मर को 20 रुपए में जो चीज बेचनी पड़ती है वो कभी 2 रुपए में भी चली जाती है। तो देयर हैज टू बी कंसिस्टेंसी। क्या इंडस्ट्री में जो लोग हैं इस तरह के प्राइस फ्लक्चुएशन को एक्सेप्ट कर पाते हैं?
उनके लॉसेज होते हैं, वो सब के सब फाइनेंशियल पैकेज के लिए बैंक में पहुंच जाते हैं, उन्हें मिलता है और आज तक मिलता आया है, हमें भी मिला है। मैं जिन कंपनियों में काम करता रहा हूं, तो अब हमें एक व्यापक दृष्टिकोण रखना पड़ेगा, एक फेयर दृष्टिकोण रखना पड़ेगा अपने हित के लिए, किसी और के हित के लिए नहीं। अगर इस देश में गांव की अर्थव्यवस्था अगर सुदृढ़ होगी तो यहाँ का सुपर स्ट्रक्चर इंडस्ट्री का भी, इकोनॉमी का भी बहुत स्ट्रांग होगा। तो जो इंडस्ट्रीज हैं जो डाउनटर्न में हो सकती हैं, टूरिज्म, एविएशन, ऑटोमोटिव, लग्जरी गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्सपेंसिव एजुकेशन, नॉन एसेंशियल मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन असीम संभावनाएं हैं आपके मेडिकल सप्लाई सर्विसेज, पर्सनल हाइजीन, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग, रिटेल, स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब ये आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट खड़े होंगे, माइक्रो एंटरप्राइजेस खड़े होंगे, एमएसएमईज खड़ी होंगी, उन्हें बूस्ट मिलेगा और हमारे पास में एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का एक ढांचा खड़ा होगा। मैं कुछ चंद मैंने क्लिपिंग्स कलेक्ट की है न्यूज़पेपर से। निर्मला सीतारमण ने कहा कि लेसन्स ऑफ 2008 and 13 गाइडेड द कोविड स्टिमुलस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2008 से 13 में जो स्टिमुलस दिया गया था वह क्रेडिट बेस्ड एक्सपेंशन था। हम ये लगा कि हम क्रेडिट लोगों के हाथ में देंगे, कंज्यूमर के हाथ में, इकोनॉमी का रिवाइवल होगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इसके बड़े ही दुष्कर परिणाम हुए हैं जहां जहां इस तरह, और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए शायद ये उचित नहीं है। मनी हैज टू बी रूटेड थ्रू द डेवलपमेंटल रूट। परहैप्स हम जानते हैं, मैं कुछ विशेष नहीं कहना चाहूंगा, अगर हम सीधा पैसा लोगों के हाथ में देंगे तो वह उसका दुरुपयोग भी होता है। जीवन की आवश्यकताओं को न्यूनतम की ओर ले जाना, यही आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी होगी। यह सबक हमें कोविड-19 से मिला है। और किसी सज्जन ने कहा, डियर पीएम, इंडिया नीड सहयोग मोर देन आत्मनिर्भर। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सर, आत्मनिर्भरता और सहयोग में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। नितिन गडकरी साहब ने कहा, पंचायत टू बिकम इंडस्ट्री क्लस्टर। बिल्कुल सही है। और नितिन गडकरी जिस तरह के डैशिंग, गो गेटिंग एंड एग्रेसिव मिनिस्टर हैं, उससे ये रियलिटी बनेगी। सरकार ने कोलैटरल फ्री लोन के लिए डिजिटल सिस्टम क्रिएट किए हैं 3 लाख करोड़ का। और आज स्थिति ऐसी है कि बैंक लोन देने के लिए तैयार है, लेकिन लोग लेना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि अब हमें इस पैसे का सदुपयोग करना पड़ेगा। पास्ट में perhaps they felt they could take the loan, get away, and nothing will happen. Don't want to say much, but I think a lesson and a message has gone across the board. We have to be responsible with the public money. हमारे यहाँ एग्रो एमएसएमई पॉलिसी बन रही है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी बन रही है, और ये सब के सब देखिए, इंडस्ट्री की शुरुआत नीचे से ही होती है। सेल से बॉडी बनती है, बॉडी से सेल नहीं बनता है। और आप देखेंगे कि जो एसबीआई, जो बैंक एमएसएमई को, सीडीटी एमएसई हैज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन पैसे नहीं मिलते थे। उन्होंने एक दिन में 3000 करोड़ का डिसबर्समेंट किया है। बट क्या सिर्फ पैसा देने से ही इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी? नहीं, डिमांड हैज टू बी देयर। डिमांड के लिए लोगों के पास में अर्निंग होनी चाहिए, अर्निंग के लिए जॉब होना चाहिए। तो ये बेसिकली एक बहुत ही इंटरडिपेंडेंट सिस्टम है, और इसमें हमको लोगों में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, उनके स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूं, ये एक साइकिल की तरह है, आपको कहीं ना कहीं शुरू करना पड़ेगा, पूरे रास्ते को आपको तैयार करना पड़ेगा। तो एक बार फिर, जैसा कि मैंने कहा, आत्मनिर्भर भारत 3 पहलू, एंटरप्रेन्योरियल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, एजुकेशन टू सोल्यूशन। आत्मनिर्भर नागरिक बनाएगा, आत्मनिर्भर समाज बनेगा, और आत्मनिर्भर इकोनॉमी बनेगी। और जब ये 3 चीजें होंगी तो आत्मनिर्भर भारत खड़ा होगा। और तब, जस्ट टू रिव्यू एंड रिकैपिचुलेट, यही चीज सरकार ने, हमारी लीडरशिप ने किया है। हमें एक जिम्मेवारी दी है आत्मनिर्भर भारत बनाने की, जिसके कि हम हिस्से हैं, चाहे वो हम स्ट्रीट लेवल के माध्यम से हो, एमएसएमई के माध्यम से हो। अगर आप देखें तो प्रैक्टिकली समाज का हर वर्ग, हर पहलू, हर इंडिविजुअल इसमें कवर होता है। हम इसका ज्यादा विश्लेषण न करके, क्योंकि कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता है, लेट अस नॉट ट्राई टू स्प्लिट द हेयर एंड क्रिएट सो मच ऑफ एनालिसिस दैट वी पैरालाइज एवरीथिंग। आई थिंक अब समय आ गया है कि हम एक्शन मोड में चलें। लेट अस सी व्हाट वी कैन डू।
यदि हम एक उद्यमी बनना सीखते हैं और उद्यमशीलता पर गर्व करते हैं तो एक दिन हम अपने सपनों का एक उद्यम बना सकेंगे। हम यह साथ साथ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपना फीडबैक दें, अपने क्वेश्चंस पूछें, ताकि हम इस प्रक्रिया को और भी आगे ले जा सकें। थैंक यू वेरी मच। Rudra, you are not visible. You're not audible. You have muted yourself. Srinivas. You have muted yourself. Unmute yourself. Now it's okay. Now it's okay. Okay, try. हाँ श्रीनिवास। ओके।